हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अभ्यास 2.0 बैच में सबसे पहली क्लास होगी हमारी। और आज जो हम डिस्कस करेंगे सीटेट का मैथ्स पेडागोजी का सेक्शन, जो कि अभी रिसेंटली में हुआ था 20 अगस्त को। ठीक है, तो आज इसमें मैथ पेडागोजी के सेक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। क्या पूछा है, गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। अगर इस तरफ इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, किसके बारे में, मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में पूछा है, आर मोस्ट एप्रोप्रिएट, है ना, सबसे उपयुक्त हैं। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। ऑप्शन सी, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित होता है। तो देखिए, अगर बात करें हम गणित की प्रकृति की, गणित की प्रकृति होती कैसी है, तो सबसे पहले तो गणित की प्रकृति जो होती है वो अमूर्त होती है। कैसी होती है, अमूर्त होती है। और किस पर आधारित होती है, निगमनात्मक विवेचना पर आधारित होती है। और कैसी होती है, इससे क्या होता है, बच्चे में तर्क की क्षमता पैदा होती है। और क्या होता है, अन्वेषण, खोज बच्चा सीखता है। किससे, गणित के माध्यम से। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यह बच्चे में सृजनात्मक बनने में मदद करता है। सही बात है, बच्चे में सृजनात्मकता की क्षमता पैदा होती है। बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल पॉजिटिव है। जब बच्चा गणित सीखेगा उसमें सृजनात्मकता की क्षमता विकसित होगी तो क्या होगा, उसमें बच्चे को कल्पनाओं में भी मदद मिलेगी। यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है। फोर्थ ऑप्शन है यह हमेशा अभिसारी होता है। ठीक है, यहीं पर उसने क्या किया, ऑप्शन को बाउंड कर दिया। हमेशा नहीं, हम हमेशा पर जोर नहीं दे सकते, ये अभिसारी भी हो सकता है और अपसारी भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, अभिसारी भी हो सकता है और अपसारी भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शंस बनते हैं वो ए भी सही है। बच्चे में सृजनात्मकता भी, बच्चे में कल्पना की क्षमता का भी विकास होगा और बच्चे में निगमनात्मक विवेचना का भी, विवेचना पर आधारित होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए बी सी सही होगा। देखिए इंग्लिश की तरफ बात करते हैं तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पूछा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 है इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव। सही बात है, बच्चे को क्रिएटिव बनाता है। इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड्स इमेजिनेशन। सही बात है, कल्पना को क्या करता है, पोषित करता है। इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। बिल्कुल सही बात है। इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, नहीं, हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होता है, कभी कभी कैसा होता है, डाइवर्जेंट भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी कि ए बी सी तीनों कथन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन पेपर में इस नहीं पर, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक रिदम में पढ़ते हैं और नहीं पढ़ना भूल जाते हैं। और ये जो नहीं होता है ये पूरे प्रश्न के आधार को बदल देता है। अगर इंग्लिश की बात करें, टू डेवलप एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स अमॉन्ग चिल्ड्रन अ टीचर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। किसकी बात हो रही है, एक्टिविटीज की। इन द क्लास चूज द वन विच इज नॉट इफेक्टिव टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। ऑप्शन बी की तरफ चलें, वह बच्चों में भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है। ऑप्शन सी, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। ऑप्शन 4, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं।
तो देखिए जितनी भी उसने क्या बोला है, टीचर ने एक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया है क्लास में। अब उससे ये पूछा गया है कि उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो देखिए वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है। देखिए यहीं पर ये बात गलत है, कभी भी टीचर को बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहा है कक्षा में तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन जो बच्चा पीछे है, जो अपना प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, आपको उसको भी साथ लेकर चलना है, आपको उसको भी अप्रिशिएट करना है। आप सिर्फ उस विद्यार्थी की प्रशंसा नहीं कर सकते जो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो टीचर को बायस नहीं होना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि वो उस विद्यार्थी की, सिर्फ उस विद्यार्थी की प्रशंसा ना करे। देखते हैं इंग्लिश में। शी ऑलवेज प्रेज द स्टूडेंट हु अचीव्स हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी, शी शोज टू चिल्ड्रन द वीडियोज on Indian mathematicians' contributions and their. She gives mathematical puzzles and magic squares to be solved in the class. सही बात है, जो मैथमेटिशियंस हैं उनके वीडियोस दिखा रही है एक्टिविटीज़ में, अच्छी बात है। और क्या कर रही है वो, जो मैथमेटिक्स पजल्स होते हैं, है ना, जो पहेलियाँ होती हैं, उनसे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रही है। और सी इस्टेब्लिश्ड अ मैथमेटिक्स कॉर्नर इन हर क्लास where student can perform various mathematical activities. उसने क्या किया हुआ है, उस टीचर ने क्लासरूम में एक मैथमेटिकल कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, एक्टिविटीज करते हैं। तो एक्टिविटीज जहाँ पर भी होगा क्या होगा आपका, एक पॉजिटिव वर्ड होगा, एक सकारात्मक शब्द होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट वन आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शी ऑलवेज प्रेजेस द स्टूडेंट्स हु अचीव्स हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इन द टर्म लास्ट टर्म एग्जाम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों की त्रुटियां। त्रुटियों की बात हो रही है, देखो बच्चों की जो मिस्टेक्स होती हैं उनके सोचने की प्रक्रिया या चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा सही नहीं है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सेकंड है गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं, है ना, उनकी सोचने की प्रक्रिया की चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो त्रुटियां होती है ना, ये बच्चे के अधिगम का हिस्सा होती हैं। बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। अगर आपके क्लासरूम में बच्चे गलतियां करते हैं, त्रुटियां कर रहे हैं, तो आपको उनको क्या समझना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल सही बात है, बच्चा गलती करेगा तभी आगे सीखेगा। थर्ड ऑप्शन है गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। देखिए टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, अब बच्चे ने उनका आंसर नहीं दिया या आंसर गलत दिया, तो उससे क्या हेल्प मिलती है, त्रुटियां कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा ही गलत कर रहा है, हो सकता है कि टीचर ने जो पढ़ाया है उसके पढ़ाने का तरीका गलत हो। तो इससे त्रुटियों से हमें ये भी पता चलता है कि जो शिक्षक है उसकी पाठ योजना को अच्छा बनाने में और उसमें जो चीज़ें वो जोड़ सकता है उसमें भी मदद करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए हमसे पूछा है नेगेटिव, है ना, नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें क्या करना है ना, बच्ची की त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है, अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बच्ची ने त्रुटि की है, आप उसकी त्रुटि को देखिए, उसमें कोशिश कीजिए कि आप उसकी त्रुटि को कहाँ सुधार सकते हैं, है ना, अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव कीजिए, तो उससे क्या होगा, बच्ची की त्रुटियां कम होंगी। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को कभी भी अनदेखा नहीं करना है। तो एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी ओवरलुक्ड एज पॉइंटिंग एरर्स विल डिमोटिवेट देम। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए
देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं ना पेडागोजी के, बेसिकली आपको थोड़ा सा पेशेंस देकर थोड़ा शांति से पढ़ना चाहिए। आप वन बाय वन एक एक वर्ड पढ़ेंगे ना, आप खुद से इनके आंसर्स निकालना शुरू करेंगे। देखिए फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, नहीं के, और बच्चे इन्हीं नहीं के साथ फंस जाते हैं क्योंकि वो इस नहीं को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट। किसके बारे में पूछा है, उसने पूछा है आकलन के बारे में। तो ऑप्शन 1 है कि मानक संदर्भित आकलन, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। नैदानिक परीक्षण, नैदानिक क्या होता है, डायग्नोस करना, हमें बच्चे के बारे में डायग्नोस करना है, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करना है। और उपचारात्मक क्या होता है, जब हमने उसको डायग्नोस कर लिया प्रॉब्लम को, तो फिर उसका क्या करना है, उपचार करना है, उसको रेमेडी करना है। तो शिक्षण में उपयोगी है, सही बात है। मानक संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है। थर्ड है मानक मानदंड संदर्भित। देखिए यहाँ मानक संदर्भित है और यहाँ पर मानदंड संदर्भित है। आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। फोर्थ ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या फिर कहाँ खड़ी है। तो हमसे क्या पूछा था, सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो मानक संदर्भित आकलन है वो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गणितीय अधिगम सामग्री, गणितीय अधिगम सामग्री यानी कि मैथमेटिकल लर्निंग जो मटेरियल होता है ना, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है गणित में, उसके बारे में बोला गया है कि ऑप्शन ए सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, शिक्षकों की मदद करती है। ऑप्शन बी है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, हो सकता है क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है, बच्चों के लिए यूज की जाती है ना, शिक्षक के लिए तो यूज नहीं की जाती। तो वो इसका ऑप्शन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करता है। ऑप्शन डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही इसके बिल्कुल सही आंसर हैं। क्या करती है गणित अधिगम सामग्री, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और क्या करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करती है। तो ऑप्शन बी और डी इसके सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। हेल्प्स स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग, और क्या होगा, डेवलप्स लर्निंग एनवायरमेंट इन द क्लास। ठीक है, क्लास में क्या करता है, अधिगम वातावरण का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी। इसके बारे में पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशंस इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी अक्रॉस द कंट्री। कैसे होंगे, मेड इजियर होंगे, स्ट्रेंथ होंगे, डिस्करेज्ड होंगे या फिर रिड्यूस्ड होंगे। तो देखिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग जितने भी विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं हैं, है ना, उनको देखिए सरल तो हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल सरल नहीं बनाना है। ठीक है, मजबूत ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हतोत्साहित नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इनको डिस्करेज नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, रिड्यूस भी नहीं करना है। तो इसका जो राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उनको मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा या छोटा आदि अवधारणाएं हैं। किस चीज के लिए अवधारणाएं हैं? ऑप्शन ए है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं। ऑप्शन बी है विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं हैं। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, या फिर ऑप्शन 4 महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएं या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ठीक है, किसके बारे में पूछा है? मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, फार नियर, बिग स्मॉल। ठीक है,
तो इसका जो राइट वन आंसर होगा, देखिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ऑप्शन नंबर 4 कैसे होगा? देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं, है ना, स्कूल जाने से पहले आप बच्चों के साथ देखना, कभी भी कोई चीज़ करके देखना, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को कम या ज़्यादा से पहचान लेते हैं। कैसे? अंदाज़ा लगा के। आपने उनके लिए सपोज दैट एक छोटा गिलास लिया और एक बड़ा गिलास लिया। आपने बड़े गिलास में बेशक मान लीजिए आपने दूध ले रखा है, वो कम ही क्यों ना हो, पर वो हमेशा बड़े गिलास की तरफ पकड़ेंगे। अगर आप उनके सामने पैसे रखते हो, अगर आपने उनके सामने एक कॉइन रखा और एक किसी मान लीजिए 10 रुपये या 20 रुपये का नोट रख दिया, तो वो सिक्के को नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे नोट को। उनका ना एक छोटा सा एक अवधारणाएं बना लेते हैं। वो कैसी? पूर्व संख्या अवधारणाएं, प्री नंबर अवधारणाएं बना लेते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है ना, ये दूर है, ये पास है। तो ये जो अवधारणाएं हैं ये क्या है? महत्वपूर्ण होती हैं। पूर्व संख्याएं अवधारणाएं होती हैं जो बच्चे ज्यादातर स्कूल पहुंचने से पहले सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध ये बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर, किसको? लड़कियों को, उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? देखिए आप सभी लोगों ने सुना होगा, आम घरों में ऐसा होता है कि अब तो नहीं होता है, बेसिकली मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि अब ये चीज़ें होती हैं, इससे पहले कुछ टाइम पहले ये चीज़ें होती थी। बोला जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम गणित नहीं पढ़ोगी, तुम होम साइंस ले लो, है ना, होम साइंस सीखोगी तो घर गृहस्थी में आगे आपके काम आएगा। तो ये जो ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां हैं तो खाना ही बनाएंगी, ये होम साइंस ही लेंगी, या ये लड़के हैं तो ये इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये कहाँ से आती हैं अवधारणाएं? क्या किसी बुक में लिखा है? जी नहीं, ये पैदा होती है हमारे समाज में। ये समाज की सोच है, समाज की अवधारणाएं हैं। लड़का लड़की में जो अंतर है ना वो समाज में है। तो इसके बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के आधार नहीं माना जाता। उनको लगता है कि लड़कियां हैं तो गणित में अच्छा नहीं करेंगी, जबकि लड़कियां गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? देखिए ऑप्शन है आपके कि फर्स्ट ऑप्शन है गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। क्या उनका जो खराब प्रदर्शन होता है वो इस चीज से होता है कि गणित के प्रति उनका भय है? ऑप्शन बी। सेकंड है कि जो गणित है वो अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। किस किताब में ऐसा लिखा है कि गणित सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, है ना? इसके अकॉर्डिंग तो गणित अपनी प्रकृति, गणित की जो प्रकृति है, क्या वो पुरुष प्रधान है? बिल्कुल नहीं। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। किसने अंतर किया? समाज ने। समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं हैं। फोर्थ ऑप्शन है लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात हैं। इसका मतलब जब लड़के पैदा होते हैं तो सर्टिफिकेट उनके साथ आता है कि भैया तुम गणित में माहिर हो, तुम गणित में मास्टर हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये क्या है? समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया था गर्ल्स के लिए, तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा जेंडर। Gender construct of society have lead to the belief that boys are more innovative strategies for problem solving and thus have better conceptual understanding. तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। यानी कि जो छात्र हैं, जो कक्षा में जितने भी विषय पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं या फिर कला पढ़ते हैं, तो उनके कंपैरिजन में उनको क्या लगता है कि ये जो गणित है, गणित कैसा लगता है उनको? कठिन लगता है। तो गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है?
कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? क्लासरूम रिसर्चेस हैव शोन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड मैथमेटिक्स मोर डिफिकल्ट देन द अदर सब्जेक्ट्स दे स्टडी इन द सेम क्लास. विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एड टू दिस फियर? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार. क्या गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार उनको डराता है, उनको इस भय दिलाता है कि गणित अन्य विषयों से कठिन है? या फिर ऑप्शन नंबर 2, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता. ये तो पॉजिटिव बात है ना. एक प्रश्न के एक से अधिक अगर उत्तर हैं तो उसमें डरने की क्या बात है, इससे कोई भय का तो कारण पैदा नहीं होता. ऑप्शन नंबर 3, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आपको एक ही प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना है ना. आपके लिए अलग अलग प्रणालियां हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता. फोर्थ ऑप्शन है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति. जो भय का कारण है वो है अमूर्त प्रकृति. ये क्या करती है, बच्चों में गणित के भय को बढ़ावा देती है. तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? ये किसका क्वेश्चन है? एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है. तो इसका जो आंसर है सीटेट के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन सेकंड यानी कि भास्कर. ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड भास्कर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा था. सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए लिए. ठीक है, पालक कितना है? 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलो पालक का मूल्य कितना है? 60 रुपए. सोनू ने सब्जी वाले से पालक लिया कितना? 350 ग्राम, और उसके लिए उसने 21 रुपए दिए सब्जी वाले को. अब वो किस तरीके से दिए हैं? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3. ठीक है, अब सब्जी वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है. क्यों गणितीय कौशल अस्पष्ट क्यों हुआ? अगर उसके 350 ग्राम पालक के 21 रुपए बने हैं तो उसने किसी भी तरीके से दिए हो, कैसे भी जोड़ के दिए हो, घटा के दिए हो, दिए तो 21 रुपए ही है ना, कम ज्यादा तो नहीं दिए. तो ये गणितीय कौशल उसका अस्पष्ट तो नहीं हो सकता. ऑप्शन बी, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑप्शन सी, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं. ठीक है, सहायक होते हैं, सही बात है. उसने पूछा है कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए अस्पष्ट कौशल तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल सी, है ना, केवल सी. यानी कि ऐसे कौशल जो होते हैं जो क्या करते हैं, गणित में वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देते हैं, वो हमारे लिए सहायक होते हैं. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि केवल सी. अच्छा, एक चीज और, ये वाला क्वेश्चन जो था अभी हमने पढ़ा था, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, तो इसका जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी, सीटेट ने जो रिवाइज्ड आंसर की थी, तो इसका आंसर दिया था ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्यभट्ट. ठीक है, तो आपको इसको करेक्ट कर लेना है. अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड आंसर की इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आर्यभट्ट. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वेयर चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन, यानी कि खुद से वो क्या कर रहे हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं. ऑप्शन फर्स्ट है कि कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं.
है ना। आप बच्चा कोई क्लास में पहाड़े पढ़ रहा है, बाकी पूरी क्लास क्या कर रही है, पीछे पीछे रिवाइज कर रही है, तो इससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सेकंड ऑप्शन है बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। क्या इसमें बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं? नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री। देखिए, जहां पर भी बच्चे को एक्टिविटी या किसी टीएलएम वगैरह के माध्यम से सिखाया जाएगा, सहायक सामग्री के माध्यम से सिखाया जाएगा, वहां पर ऑप्शंस सही बनने के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। सबसे पॉजिटिव वर्ड, हमने क्या बताया था कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के बारे में भी बात करते साथ साथ चलेंगे। तो खोज क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षिका ने, फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। हो सकता है बच्चे ने पहाड़े रट रखे हो, होता है बच्चे ने पहाड़े रट रखे होंगे। तो इसमें जो सही आंसर बनेगा, देखिए हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग हो रहा है, यानी कि चिल्ड्रन आर गिवन मैनिपुलेटिव लाइक नंबर ग्रिड्स, tokens arranged in rectangular arrays and they are exploring multiplication patterns using them। तो इसका जो सबसे सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को हस्त कौशल सामग्री के माध्यम से बच्चे क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, बच्चे खोज करके सीख रहे हैं। जहाँ पर भी बच्चे खोज करके सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे, है ना, एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखेंगे, वो हमेशा ऑप्शन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। बच्चों को हमें सिर्फ किताबों से पढ़कर रटकर नहीं सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? क्या कर रहा है, भिन्नों के बीच में तुल्यता की कल्पना, यानी कि which of the following is the most appropriate way to help a primary school learner visualize the equivalence between the fractions 2/3 and 4/6। देखिए, जब भी बात तुलना करने की आए, है ना, बच्चे क्या करें, तुल्यता की कल्पना करें, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी विधि का प्रयोग आप ना करें। उस एक्टिविटी या उस ऑप्शन को चुनें जो कैसा हो, एक्शन बेस्ड हो, जिसमें बच्चा कुछ करके सीख सकता हो, बच्चा फिजिकली रूप से उस चीज़ को देख के सीख सकता हो, है ना। वो कोई टीएलएम हो सकता है ना, कोई भी ऐसा उपकरण हो सकता है जिससे वो बच्चा करके सीख सकता है। तो देखिए, विभाजन विधि का प्रयोग, हमने क्या बोला, विधि को यूज नहीं करना है जहां पर भी तुल्यता की कल्पना करने के लिए बोला जाएगा। लघुत्तम समावर्ती विधि का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, भिन्न डिस्क का उपयोग, ये सबसे सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, भिन्न डिस्क का उपयोग करते हैं। कैलकुलेटरों का उपयोग नहीं होगा। भिन्न डिस्क क्या होती है, बेसिकली इस तरीके से, इसमें क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, भिन्न को सीख सकता है, भिन्न में तुल्यता की कल्पना कर सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है? अ टीचर यूजेस रोल प्ले मेथड इन मैथमेटिक्स क्लास, हर एम इज, उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, या फिर अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग, देखिए, अनुशासन तो हमेशा नेगेटिव में आता है, अनुशासन में हमें बच्चों को हमेशा अगर हो तो अनुशासन नहीं रखना है, बच्चों को व्यस्त रखना है, विचारों का बहिर्वेशन। तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, विचारों का बहिर्वेशन, यानी कि प्रोजेक्टिंग आइडियाज। क्या करना है, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को प्रोजेक्ट करना है, विचारों का बहिर्वेशन करना है। और बेसिकली जो रोल प्ले होता है ना, ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना, विचारों का आदान प्रदान, आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, तो बेसिकली विचारों का बहिर्वेशन जो होगा, यानी प्रोजेक्टिंग ऑफ आइडियाज, ये इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सबटाइजिंग क्या होता है। सबटाइजिंग बेसिकली होता है संख्याओं के बिना पेन पेपर के देखकर गणना कर लेना, अंदाजा लगा देना कि ये इतना है। ठीक है, जैसे कि आपने सभी ने लूडो खेली होगी, है ना। जब लूडो खेलते हैं, जब डाइस को फेंका जाता है तो उस पर जब 6 नंबर आता है या सपोजेट 5 नंबर आता है, तो क्या आप उसको गिनते हो? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स को गिनते हो? देखकर अंदाजा लगा लेते हो ना तुरंत। जो इंस्टेंट डिसीजन दिया जाता है, त्वरित आंसर दिया जाता है, त्वरित गणना की जाती है, वो होती है सबटाइजिंग। इसमें आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे, जो तुरंत आप बता दोगे ये इतना है, ये होता है सबटाइजिंग। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। हमने क्या बताया सबटाइजिंग क्या है? जो आप तुरंत देखकर बता दो कि ये कितना है, वो होता है सबटाइजिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऑप्शन मिल चुका है, बट बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। ऑप्शन 4 विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है। परिवर्ती यानी क्या होता है? पहले वाला, और अनुवर्ती क्या होता है? आगे वाला। देखिए अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शन 1, 3 और 4 ये क्या आपको सिमिलर नहीं लग रहे? तीनों ऑप्शन सिमिलर है ना, तो हम इसको सिमिलर के रूल से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन तीनों में से ऑप्शन नहीं होगा। जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विद्यार्थी पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने बताने में सक्षम है कि वो कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए आज के जो हमने 15 क्वेश्चंस लिए थे पेडागोजी के, वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए हमने सीटेट का जो एग्जाम पेपर आया था उसी को हमने लिया है। आगे की क्लासेस में हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे। तो हमारी क्लासेस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।